दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया सेगमेंट्स के माध्यम से अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं और साथ ही कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से भी रहता है कुछ खास। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम में क्या कुछ हम आपको बताने वाले हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है और हमारी सरकार द्वारा इस दिशा में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर DK यादव। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाएं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे विश्व में 16 अक्टूबर को ये कार्यक्रम मनाया गया। जैसा कि विदित है कि विश्व खाद्य दिवस जो है वो यूनाइटेड नेशंस का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जिस दिन स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को, उसी दिन के रूप में मनाया जाता है। और 1945 में एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई जब 42 देशों ने कनाडा में एक सम्मेलन हुआ, FAO के जो स्थापना हुई, उस समय से भारत भी उसमें एक फाउंडिंग मेंबर था। लेकिन उस समय भारत की जो इमेज थी वो एक तरह से फूड डेफिशिएंट नेशन के रूप में आती थी। हमने इसी तरफ जो है अपने प्रयास जारी रखे और आज हम यही नहीं कि हम फूड में सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, लेकिन हम बहुत सी कम्युनिटी की, ज़्यादातर कम्युनिटी का जो भी हम अपने देश में उगाते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो बागवानी फसलें हों, तो उन सभी का हम आज जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यही एक FAO का जो एक एजेंडा था कि किस तरह से जो कम्युनिटी की, जो विभिन्न राष्ट्रों की कम्युनिटी को साथ लेकर और कैसे हम पूरे विश्व को खाद्य के उसमें आत्मनिर्भर बनाएं, उसी प्रयास में जो है कार्य किया गया। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हम जब 1960 में जब हमारी आबादी सिर्फ 45.9 करोड़ थी, तो उस समय भी हम जो है दूसरे देशों से खाद्य पदार्थ मंगाने पर निर्भर थे और लगभग 10 मिलियन टन खाद्य पदार्थ हम उस समय विदेशों से 1960 में मंगाया था। हम धन्यवादी हैं माननीय हमारे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन साहब का कि उन्होंने 1960 के दशक में जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, जिसमें कि गेहूं की बोनी किस्में, धान की जो नई जीनोटाइप जो लेकर आए, और उसी की बदौलत है कि आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। और जो उसकी जैसे देखें कि जब 1950 में देश आज़ाद हुआ था तो हमारे जो खाद्य उत्पादन था वो लगभग 50 मिलियन टन था, जो कि आज जो है 22-23 के जो एस्टिमेट देखते हैं तो वो 330 मिलियन टन है। इसी तरह से बागवानी में भी आज हम 350 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। दिल्ली स्थित निर्माण भवन में भूमि संसाधन विभाग ने वाटरशेड विकास के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, दिखाते हैं आपको इस सेगमेंट के जरिए। भूमि संसाधन विभाग और NRSC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर इसरो के अध्यक्ष S. सोमनाथ,
ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की, NRSC के वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मोबाइल एप्लीकेशन दृष्टि 2.0 के लिए NRSC द्वारा मैनुअल और WDC PMKSY 2.0 के लिए वेब पोर्टल सृष्टि 2.0 का विमोचन भी किया गया। गौरतलब है कि DOLR ने देश भर के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सभी WDC 2.0 परियोजनाओं के लिए उच्च रेजोल्यूशन उपग्रह डेटा के माध्यम से WDC PMKSY 2.0 परियोजनाओं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक को पूरा करने में मददगार साबित होगा। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि हमारा ये MOU है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और NRSC के बीच में। आपको पता है NRSC और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, वो इसरो का एक सेंटर है। वहाँ ये सैटेलाइट से जो चित्र मिलता है उसके एनालिटिक्स करते हैं। सो हमारा हाई रेजोल्यूशन इमेज है और कई अनेक उपग्रह है उसके चित्र से, और जो खरीदता है बाहर से, ये सब जुड़ा के हम ये एनालिसिस करते हैं। इसके एनालिसिस में जो हम करते हैं कि क्या इंटरवेंशन होते हैं, हमारा ये जो वेस्ट लैंड है उसका रीयूटिलाइजेशन, और उसमें क्या इंटरवेंशन करते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा और डिपार्टमेंट के द्वारा। इस इंटरवेंशन से क्या फ़ायदा होता है, क्या हमारा ये वाटरशेड डेवलपमेंट अच्छी तरह होती है, क्या और ग्राउंड वाटर लेवल इम्प्रूव करते हैं, हमारा एग्रीकल्चर का बढ़ावा देते हैं या क्या, ये सबका एनालिटिक्स करते हैं। इसके एनालिटिक्स से हमको रिपोर्ट मिलते हैं, उसके सहारा से मिनिस्ट्री को और कोई इंटरवेंशन चाहिए और पॉलिसी डिसीजन चेंज करना चाहिए, सभी का फ़ायदा मिलता है। जो ये सब एनालिटिक्स डाटा और इमेज डाटा हमारे ये भुवन पोर्टल है, उस पोर्टल में जुड़ाते हैं। सो ये इसी से सभी को उसके मॉनिटर कर सकते हैं, मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में और कई स्टेटों में इसका फ़ायदा मिला है। इस अवसर पर भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की ने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और जैसे सभी वाकिफ़ हैं 97 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड है हमारे देश में, और एक बहुत बड़ा संख्या है। ये लगभग 1/3 पूरे भूभाग का क्षेत्रफल है, और इसमें जो हमारा विभाग का दायित्व है कि इस क्षेत्र में हम कार्य करके, विकास करके हम इस क्षेत्र को कैसे विकसित करें और कैसे इसे पुनर्जीवित करें, यही बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हमने समन्वय किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ और NRSC के साथ, वह इसी दिशा में है। तो आज जो ये समन्वय है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे कि जियोस्पेशल एप्लीकेशंस को किस तरह से हमें ज़्यादा प्रमुखता देनी है और हमारे विकास के कार्यों में कैसे जोड़ना है, यही उनके निर्देश है, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम यह कार्य कर रहे हैं। आज के इस MOU साइनिंग में जो आपने इसको देखा, विटनेस किया, हम दोनों साझा तरीके से इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, और मैं समझता हूँ कि जो आम नागरिक के लिए जो महत्ता है इस पूरे प्रोग्राम की, हमने कार्य किया, लेकिन कार्य वो उसका प्रतिफल और उसकी आउटकम्स उस क्षेत्र के नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए सही मायने में उतर पाया या नहीं आया, ये तब हम संभव हो पाएगा अगर हमने जियोस्पेशल एप्लीकेशंस के माध्यम से उसको सही तरीके से दिखा पाए। तो ये अपने आप में इसकी महत्ता यही है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। दिखाते हैं आपको हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। एक शिक्षित युवा जिन्होंने खेती बाड़ी को चुना और इसमें अपार सफलताएं हासिल की। क्या है उनकी सफलता की कहानी? आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। भारत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहाँ सभी को नौकरी मिल पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि बहुत से लोग खुद के कारोबार पर ध्यान देने लगे हैं। सचिन पुश्तैनी किसान है। इनके परिवार का प्रमुख व्यवसाय खेती ही है। पिता ने सचिन को खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि इन्होंने हाल ही में BSc मुकम्मल की है। किसान परिवार के सपूत सचिन ने पढ़ाई में भी खेती का दामन नहीं छोड़ा। BSc इन्होंने हॉर्टिकल्चर यानी बागबानी में की है। देहरादून से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये वापस अपने गांव देवीधर आ गए हैं और यहाँ पुश्तैनी काम खेती से जुड़ गए हैं। पढ़ाई के दौरान सचिन को आधुनिक कृषि विधियों के बारे में जानने का मौका मिला। यही वजह है कि वो मिट्टी की जांच पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि फलों की पुरानी किस्में अब अनुकूल नहीं रह गई हैं, बल्कि अब सघन बागवानी का दौर है। सघन बागवानी से पैदावार ज्यादा मिलती है और कमाई भी अधिक होती है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है। यहाँ की परिस्थितियाँ बागबानी के लिए अनुकूल हैं। बागबानी में पढ़ाई करने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। सचिन जानते हैं कि कृषि प्रसंस्करण में बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं। आगे चलकर उनका इरादा भी इसी क्षेत्र में किस्मत आजमाने का है। मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ कि मेरे घर में जैसे कि मैं एक बागवानी परिवार से संबंधित रखता हूँ।
मेरे घर में मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी बागवानी करते आ रहे हैं बहुत पुराने समय से। तो मैं इनको देखते आ रहा हूँ और इनके साथ बगीचे में भी जाता था, थोड़ा काम भी करता था। तो अब मैं यही अपना प्रोफेशन बनाने के लिए इसी मकसद से अब मैं घर में वापसी आ चुका हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें बागवानी में हमें रोज़गार के अवसर बहुत है। जैसा कि इसमें हमारी आमदनी कोई निश्चित नहीं रहती। जितना हम अपना मेहनत दे, जितना हम अपना अच्छा से अच्छा इस फील्ड में दे सकते हैं, हमारी इनकम भी उतनी बढ़ सकती है। ज़रूरी नहीं वो 10 लाख हो, वो 20 लाख भी पहुंच सकती है, 30 लाख भी पहुंच सकती है, और घटने के लिए वो फिर 1 लाख भी रह सकती है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी पुरानी वैरायटियाँ थी वो अब मौसम के अनुकूल नहीं रही। तो हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन की ओर, जो हमारी नई वैरायटी है, उसके ऊपर हम जा सकते हैं। हमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और थोड़ा टेक्निकल वर्क रहता है ये। हम जैसे मशरूम का ट्रेनिंग भी करके आया हूँ, तो उसमें हम मशरूम में भी काफ़ी अच्छा स्कोप हमारी लोकेशन हिमाचल में रह सकता है। मिट्टी जांच जहाँ तक मैं देखते आ रहा हूँ कि किसान को हमने पीछे भी एक कैंप लगाया था कि हम किसानों को बोल रहे थे कि आप अपनी सॉइल टेस्टिंग कराओ। हम आपको बताया कि आपके सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, क्या एक्सेस में है। तो यहाँ पे एक्चुअली अभी लोग ज़्यादा उस बारे में अवेयर नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सॉइल टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। उसमें आपको अपने सॉइल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको कब कौन सी खाद डालनी है, किस चीज़ की आपकी ज़मीन में कमी है। आमदनी हम इसमें जो हमारा फ्रूट है, हम इसकी प्रोसेसिंग करके उसका ऑयल भी निकाल सकते हैं, तो जो आगे हमको काफ़ी अच्छी कीमत प्रदान करेगा। हमारे देश में सफलता का परचम लहरा रही हैं हमारी महिला किसान। आइए कुछ ऐसी ही महिला किसानों से रूबरू करवाते हैं आपको, उनकी दास्तानें आप तक पहुंचाते हैं हमारे सेगमेंट के माध्यम से। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भोपाल से कुछ दूरी पर पड़ता है होशंगाबाद, जहां के सोनल बाड़ा गांव में रहती हैं कंचन वर्मा, जो ये बताती हैं कि अगर आपके पास हौसला है तो हर काम संभव हो जाता है। खेती की दुनिया में कंचन आज काफी जाना पहचाना नाम है। अवार्ड्स की ये कतार बता रही है कि कंचन के काम को सम्मान भी मिल रहा है। कंचन अपने परिवार को इसका श्रेय देती है। हमारे यहाँ सभी लोग खेती करते हैं। हमने बचपन से भी खेती देखी है और ससुराल में आए तो भी हमने खेती ही देखी। जब हमारे यहाँ सारे ही लोग खेती करते थे, हमारी सासू माँ करती थी, ससुर जी करते, हमारे हस्बैंड करते, तो हमने ये सोचा कि कुछ हम भी करके देखें। तो हमने जो पारंपरिक तरीके से खेती होती है उसके तहत हमने ये गेहूँ की फसल को लगाया था, उसमें हमको अधिक पैदावार मिली। कभी आप इस गांव में आएंगे तो कंचन को ट्रैक्टर पर बैठे या गेहूं की फसल काटते देखकर हैरान मत होइएगा, क्योंकि कंचन के लिए ये काम अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कंचन वर्मा जहां फसल उगाना भी जानती हैं, वहीं वो इन फसलों को कीटनाशकों से बचाना भी जानती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंचन अपने इस हुनर को दूसरों के साथ भी साझा कर रही हैं। अभी हमने जैसे साइलेज की मशीनें डाली है, जिससे कि पशु आहार बनाते हैं हम मक्के से, तो उसी तरह हम आगे भी चाहते हैं कि और कुछ नई चीज़ें चालू करें। हम हल्दी की मशीन, पैकिंग मशीनें डालें, और भी नए नए कोई काम चालू करें जिससे महिलाओं को अधिक से अधिक हम काम दे सकें। कंचन के इस काम में उनके परिवार का भी काफी सपोर्ट रहा है। कंचन को इस तरह से खेत में काम करते देखकर गांव की दूसरी महिलाएं भी प्रेरित होती हैं और इससे प्रधानमंत्री के महिला सशक्तिकरण अभियान को और बल मिलता है। कंचन वर्मा उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं जो अन्नदाता के तौर पर कामयाबी की एक नई इबारत लिखना चाहती हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये एक सुरक्षा कवच के तौर पर काम करती है हमारे फसलों के लिए। बस इसके लिए हमें सही समय पर पंजीकरण करवाना होता है, सही जानकारियां हमारे जो विभाग हैं उन तक पहुंचानी होती है। तो क्या रहती है पूरी प्रक्रिया, आइए आपको विस्तार से बताएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है।
फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुँच जाएंगे हमारे YouTube चैनल। इसके साथ ही आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है हमारी krishidarshan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।